नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप लोग सभी लोगों ने जो आगामी परीक्षा आरओ की होने वाली है उसमें आप लोगों ने केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, जो परीक्षा में आने के जिन प्रश्नों के ज़्यादा चांसेस है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं स्वयं भी। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस उन्हीं भी चर्चा करेंगे, बस एक्स्ट्रा फर्जी फैक्ट चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बजट में बहुत चीज़ें दे रखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय बजट जो आया था वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया था। ये पहला नंबर तो, और सभी जानते हैं, सामान्य सी चीज़ है। 1 फरवरी 2021 में लाया गया, तारीख याद रखिएगा इसको, 1 फरवरी 2021। और राशि जो थी 34,83,236 करोड़ रुपये, राशि जरूर याद कर लीजिएगा, यूपी बजट का भी और केंद्रीय बजट का भी। दूसरा फिर देखेंगे इसके अंदर ये इस बजट को 6 स्तंभों पर आधारित बताया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्रीय बजट है इसको 6 स्तंभों पर आधारित बताया गया है। वो 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? 6 स्तंभ याद रखना। पहले मतलब कितने स्तंभ हैं? तो 6 स्तंभ हैं, याद रखिएगा। मतलब 6 चीज़ों के बारे में बताया गया है केंद्रीय बजट में। पहला चीज़ है, मतलब 6 स्तंभ का मतलब इस पे बेस है ये, मतलब इन सेक्टरों में खर्चा किया जाना है इस बजट के माध्यम से। इन क्षेत्रों में सरकार व्यय करने वाली है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है सीधे तौर पे। तो पहला क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना पे व्यय करेगी। आकांक्षी भारत और समावेशी विकास की ओर, मानव पूंजी और पुनः शक्ति वर्धन की ओर, अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास की ओर, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के ऊपर ये पूरा फोकस रहेगा इस बजट का। मतलब न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इसका मतलब समझ रहे होंगे सीधे। न्यूनतम सरकार का मतलब ये होगा कि भारत सरकार बहुत सी ऐसी उपक्रम है जो भारत सरकार के होंगे उसको विनिवेश कर देगी। मतलब कि भारत के, मतलब सरकार के कंट्रोल से बाहर होगा वो, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं इस तौर पे। मतलब कि सरकार के मतलब हिस्सेदारी कम हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का मतलब ये सीधी सी बात है कि सरकार के अगर कोई उपक्रम है तो सरकार के नियंत्रण, मतलब सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा उसके अंदर, तो उस न्यूनतम सरकार का महत्व नहीं रहेगा। न्यूनतम सरकार करना, अधिकतम शासन की बात कर रही है सरकार यहाँ पर। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। पूंजीगत व्यय में 26% की वृद्धि की गई है पिछले बजट से। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी पूंजीगत में कितना व्यय किया है वो सब आप लोग देख लीजिएगा अपने लेवल पे। फिर देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा 1,75,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर चर्चा की गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1,75,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के द्वारा जुटाया जाएगा। भारत सरकार इतने रुपए जुटाएगी इस बजट में, ये बात चर्चा की गई है। अब विभिन्न घाटों की बात कर लें कि क्या अनुमान लगाया गया है। तो 3 अनुमान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत से अनुमान लगाए जाते हैं यहाँ पे। देखिए, राजस्व घाटा अनुमान, राजकोषीय घाटा अनुमान और प्राथमिक घाटा अनुमान। तो राजस्व घाटा अनुपात जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%। राजकोषीय घाटा 6.8% का अनुमान लगाया गया है और प्राथमिक घाटा 3.1% का अनुमान लगाया गया है। याद कर लीजिएगा, राजस्व घाटा 5.1, प्राथमिक घाटा 3.1 और राजकोषीय घाटा 6.8 में सबसे ज़्यादा किस घाटा का अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का, ठीक है, याद रखिएगा। बजट जो है वो 2021-22 में आयकर ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जो स्लैब होती है टैक्स की, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। जो पुराना स्लैब है उसी पर पूरा है। वो प्रत्यक्ष कर के, क्योंकि आयकर की बात करें तो आयकर कैसा टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। अब आप प्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। आप प्रत्यक्ष कर में कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क जो होगा 5% से घटा के 2.5% कर दिया गया। देखिए, मतलब कि 2.5% सीधे माइनस किया गया है, ठीक है। तो 2.5 से 2.5 लाया गया है कॉपर स्क्रैप पे जो आयात शुल्क है। सोने और चांदी के आयात शुल्क में भी घटोतरी की गई। कितनी? 2.5 की घटोतरी की गई है। मतलब पहले कितनी थी? 12.5 थी और 2.5 माइनस कर दिया, 10% हो गया। मतलब 12.5 से 10% हो गया। कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ा के, यहाँ बस अब देखिए यहाँ पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है कपास पे। जो सुखी 0 जो 0 हुआ करता था, अब इसको कर दिया गया 10%, इस पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, रॉ सिल्क एवं सिल्क यार्न पर सीमा शुल्क को 10% जो लगाया था तो 15% कर दिया गया। यहाँ पर 10% से 5% इंक्रीज करके पूरा बना दिया गया आपको 15%, मतलब 5% की वृद्धि यहाँ पर कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल, सोने तथा कृषिगत, यहाँ पर ध्यान देंगे,
पेट्रोल, डीजल, सोना तथा कृषिगत उत्पादों पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया गया। मतलब कि यहाँ पर सेस लगाया गया है कृषि बुनियादी ढांचा उसके विकास के लिए। इस पर देखिए अभी यूपीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इसमें क्वेश्चन पूछा था कितने मतलब जो सेस लगाया है कृषि क्षेत्र में बुनियादी तथा ढांचागत विकास में, उसमें कितनी वस्तुओं पर लगाने की बात की गई, तो 29 वस्तुओं पर लगाने की बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोल डीजल तो अलग है, ये तो अलग रखिए इसको, मतलब पेट्रोल डीजल सोने पर तो सेस लगाने की बात कही गई है, उसके अलावा कृषिगत उत्पादों पे भी सेस लगाने की बात कही गई है। ठीक है, तो कितने उत्पादों, कृषिगत उत्पाद थे उसमें कितने उत्पादों पर लगाया गया, तो 29 उत्पादों पर लगाए गए, 29 उत्पादों पर लगाने की बात कही गई है। फिर देखते हैं यहाँ पर योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, उसमें कितना कितना पैसा आवंटित करने की बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन, जो कि 6 वर्षों के लिए लाया गया है, ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्ष जिस पे लाया गया है 64,180 करोड़ रुपए लगाया गया है। ध्यान रखिएगा 64,000, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आ सकता है कितना बजट आवंटित किया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना है। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन 2.0 शहरी वाले पे कितना पैसा खर्चा करने की बात की गई है, 2,87,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों के लिए इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अब देखिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन अलग है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन अलग है। ये भी 5 वर्षों के लिए 2021 से 16 तक के लिए। यहाँ पर देखें 1,41,678 करोड़ रुपए इतने रुपए खर्च करने की बात की गई है इस पे। स्वदेशी जो नीमोकोकल वैक्सीन है, ये 5 राज्यों के लिए उपलब्ध है। स्वदेशी मतलब जो स्वदेश में बनी हुई है, नीमोकोकल वैक्सीन जो कि 5 राज्यों के लिए उपलब्ध है, ये बात इसके अंदर कही गई है। कोरोना वैक्सीन जो कि 2021-22 के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात इसके अंतर्गत की गई है। फिर देखिए डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है इंस्टीट्यूशन की, जिसपे यहाँ पर देखेंगे 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात की गई है। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, उसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात की गई। 2 सरकारी बैंकों, एक इंश्योरेंस कंपनी की विनिवेश की घोषणा की गई है इस बजट के अंतर्गत। बीमा क्षेत्र में एफडीआई के, देखिए जब चूंकि अब इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की बात कर रहे हैं, तो एफडीआई को इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एफडीआई की सीमा जो कि 49% हुआ करती थी पहले, अब इसको सीधे देखिए कितना बढ़ा दिया गया, 74% तक। याद रखिएगा 75 नहीं है, 74 है। ठीक है, तो जो कि 49% थी एफडीआई की सीमा, उसको 74% तक ले गए, क्योंकि ऊपर अभी आप पढ़ के आ रहे हैं कि 2 सरकारी बैंकों से एक इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार चाहेगी अधिक से अधिक इंश्योरेंस कंपनियों में विनिवेश बढ़े, तो उसके लिए इन्होंने जो एफडीआई की सीमा थी उसको 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है यहाँ पर। फिर आइए विनिवेश के जरिए 1.7 लाख करोड़ रुपए जो, अब देखिए विनिवेश जो कर रही है उपक्रमों का और चीजें जो कर रही हैं, ठीक है, तो उस विनिवेश के माध्यम से 1.7 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात कह चुकी है सरकार। यहाँ पर ध्यान देंगे कृषिगत साख के लिए, मतलब कृषिगत साख को बनाने के लिए, उसके लिए सरकार का जो लक्ष्य खर्चा करने का 16.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। फिर देखें लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इस बार डिजिटल जनगणना होनी है, ध्यान रखेंगे, पेपरलेस होगी, डिजिटल जनगणना की बात कही है, और 3,768 करोड़ रुपए इसमें व्यय का बात की गई है। जो आपकी जनगणना होनी होगी, डिजिटल जनगणना की भी शुरुआत हुई नहीं है, जनगणना की शुरुआत जब होगी तो डिजिटल जनगणना की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब जो पिछली जनगणना है वो 2011 की जनगणना है। अब जो जनगणना आएगी वो डिजिटल जनगणना होगी, जनगणना ही होगी लेकिन डिजिटल मतलब पेपरलेस होगा। उसमें पैसा कितना आवंटित किया गया ये इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।